एक थी गौरैया गौरिया और एक था गौरा नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही निकल पड़ते दाना चुंगते। झुटपुटा होते ही खोते मैं आ घुसते शाम होते ही। थकान मिटाते और सारे दिन की देखें सुने मैं हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हैं हो कैसे रंग बिरंगे पहनते हैं। अब आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, कितना उन पर फबता है। फबता का मतलब खपता है, कितना अच्छा लगता है उन पर कपड़ा। ख्वाब ख्वाब फबता है। गौरा तबाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। और फिर गौरा वह बोलने लगा कि जब कपड़े पहन लेता है तो आदमी कितना बदसूरत लगता है आज लट जीरा चुंग गए हो। गौरैया बोल पड़ी और ऐसे गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती डग हो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए भी रंगत मेरी आंखों में चमक रही हैं। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सराफा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल ही हो जाएगी। कि नहीं, सराफा का मतलब कपड़े पहन लेंगे, कपड़े पहन लेगी तो तेरा खूबसूरती जो झलक है वो क्या हो जाएगी, ओझल हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। मौसम की मार का मतलब कभी सर्दी है गर्मी, उसके लिए क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। गौरैया बोलने लगी, तू समझती नहीं। गौरा कह रहा है, हंसकर बोला गौरा, कपड़े पहन कर जरा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। और वो कह रहे हैं कि कपड़े पहनने से उनकी जो शरीर की क्षमता है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। और उसने बोला कि कपड़ा पहनने से कपड़े पहनने की औकात पता लग जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेदभाव पैदा हो जाता है। और हैसियत में क्या होना है, भेद पैदा हो जाता है। अब कोई अच्छे महंगे कपड़े पहनता है, कोई कम पहनता है, तो आदमी ये सोचता है कि ये क्या है, बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने, तो ये बहुत बड़ा आदमी होगा। तो ऐसे ही गौरा से उसको समझा रहा है, गौरैया को कह रहा है कि आदमी की हैसियत पता लग जाती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। और वह कह रही कि नए नए क्या समझ, सिलवाता रहता है कपड़े, यह नीरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। हमने बोला जो हाथ पाँव, वो गौरा बोलने लगा कि जो आदमी हाथ पैर है वो भी ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी के ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भी भले। वह कह फिर गौरा कह रहा है कि अपने तो नंगे ही भले हैं। आदमी जो हाथ पैरों में भी दस्ताने टोपी सब पहन लेता है, पूरा शरीर ढक लेता है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरा कह रही है, गौरैया कह रही है, बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरैया बोलिए, टोपी तू पाएगी कहाँ से। अब वह कहने लगा गौरा कि कहाँ से पाएगी टोपी। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों को टा, टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते ही देर नहीं लगती। उसने बोला बहुत ज़्यादा संयम में रहना पड़ता है टोपी पहनने के लिए, और उस टोपी के लिए कितना आपस में टकराव हो जाता है आदमी का। और राजा लोग पहनते हैं टोपी।
अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरैया को कह रहा है गौरा। गौरा का तनिक समझदार इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। और जो गौरैया थी वह क्या थी? जिद्दी थी। वह बात नहीं मान रही, ठान लिया तो ठान लिया उसने, जिद्दी स्वभाव की थी। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह, ऐसी कहावत है, जहाँ चाह वहीं राह। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। चुंगते चुंगते उसे रुई का एक फाहा मिला। और क्या मिला? एक रुई का फाहा मिल गया। गौरैया सारे खुशी से घुरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिढ़ाकर पूछा। मुझे मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया और उसको धर दिया, दिखा दिया उसको। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन बड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और चमकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला। इस रुई के ऐसे बता रहा है उसके बारे में। इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? वो बोल रहा है कि अब तुझको ये मिल गया, ये रुई का टुकड़ा, अब इससे तू कि टोपी बनाने तक कितना सफ़र तय करना पड़ता है। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया कह रही है। रुई का फाहा लिए एक धुनिये के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। उन्होंने बोला कि दुनिया भैया इसको धुन दो, इस रुई के फाहे को। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुराने तार तार हो चुकी एक मिजाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। यह तो यहाँ का राजा है जो चाम का दाम चलाता है। उसने बोला कि ऐसे यहाँ का राजा है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ, जो यहाँ का राजा है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उम्र न करो, उर्ज न करो भैये ने बोला कि आप चिंता मत करो। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया। उजरत का मतलब पूरा आपको इसका हिस्सा दूंगी, पूरा ठीक है, पूरा आपका खर्चा दूंगी। भैया आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। ऐसा वह बोलने लगी धुनिये को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना ही थी। वह झट तैयार हो गया। और वह क्या हो गया? झट तैयार हो गया। घर जो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें से आधा धुनिये ले लिया और आधा गौरैया ने। और उसने रुई को धुना और फिर आधा गौरैया को दे दिया, आधा अपना ले लिया उसने धुनिये ने। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर दज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़े अनिश्चय से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं मुझे राजा की कन के लिए सूत काटते हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुक्त से मल्लार गाने की। उन्होंने बोला कि आप मुक्त में बोल रहे हो, मैं राजा के लिए बना रहा हूँ ये। भैया इस मुल्क में सब
काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? चिड़िया गौरैया बोल रही है। अजरत से बोली वह, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं, यहाँ का चलन खट मरे भरगा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के लिए ही होता है। क्या बोलने लगा हुआ है? यहाँ जो भी होता है सब राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें आप बात मत काटो भैया, बोल लिए गौरैया। आप मुआवजा दूंगी, मैं आपको आपको इसका हिस्सा दे दूंगी, खर्चा दूंगी। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम लो आधा मैं ले लूँगी। कोरी की तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन मन करके उसने तकली चरखी ताता भई थैयाँ करने लगी। काफ़ी में महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत के कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगलग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते नहीं? अभी मुझे राजा जी के लिए आगा बुनना है। अभी अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कांदेरे हाजिर हो जाएंगे। साव करें, भाव तो चबाव करें चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया और ऐसा उसने मना कर दिया। तो इसे बुन दे भैया, गौरैया ने फिर साहस सजोज कर कहा। इस सैंत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले आधा मैं लूँ। इस ऐसा उससे बोलने लगी, उससे भी आधा देने लगी बुनकर भैया को भी। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, दर की लड़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसके काफ़ी गवस और दबीज कपड़ा बुन लिया। आधा उसने ले लिया, आधा उन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी में सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी ने कहा। दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी कि 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। और उन्होंने बोला राजा जी की जो 7वीं रानी से 9वीं बेटियों के बाद क्या हुआ है, 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। इस धुने कपड़े की टोपी सिल दें, बल्कि तो 2 टोपियां सिल दें, एक तू ले ले एक हमें दे लेना। मुँह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़ों के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने की जड़ दी। फुदकने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, और वह क्या बहुत खुश हो गई जब उसने 5 फुंदे लगा दिए उसमें। 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी, फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरा बोल रहा है। गौरे को आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसने मन में एक नए हुलूस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का ही एक बार जायज़ा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। अब वह सोच रही कि मैं क्यों राजा के पास क्यों नहीं जाती हूँ इस टोपी को दिखाने के लिए। उड़ते उड़ते वह राजा के
महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब राजा के पास आ गई चलेगी गौरैया। उसी वक्त राजा अपने चौपारे पर टहलुओं के खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था, तेल की। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा पाँव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुट्टी काट रहा था। गौरैया घुंघरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर तो टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया के टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा के पास जाकर के वह चिड़िया गौरैया ऐसा बोलने लगी, अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी लाओ। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली, भी ली। देख रही फद कुदी, मेरी टोपी में 5 खुदने। गौरैया ने अब दूसरा भी राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक ही नहीं। और वह बोलने लगी, मेरी टोपी में, पहले तो बोला कि राजा की मेरे सिर में टोपी, राजा के सिर में टोपी नहीं। और फिर दूसरी बार जब राजा ने टोपी पहन ली तो फिर वो बोलने लगी, मेरी टोपी में 5 फुदने हैं और राजा के में एक भी नहीं। ऐसा बोलने लगी वह। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी फुदने नहीं। ऐसा बोलने लगी वह। राजा को बेहद हैठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फद उदे की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाहियाँ देर न करो। ऐसा बोलने लगा वह। इसको पकड़ लो, इसके पंखें तोड़ दो और इसको नोच लो। क्षमा करो महाराज मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। वह उन्हें लगी, आप इतने छोटे मच्छर को आप मार करके, इस इतनी छोटी चिड़िया को मार करके आप जो है हाथ क्यों गंदा करना चाहते हो अपना। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लें। जाओ, आओ, उसे मैं पैरों से ठोक कर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, और तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। जो टोपी थी गौरैया की। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसने खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राजा में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर को खोज होने लगी, जिसने वो टोपी बनाई थी। राजा चाहे और पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने टोपी बनाई हो राजा चाहे उसका पता न लगे किसने टोपी बनाई है। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। जुआई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा बोलने लगा। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। राजा बोलने लगा, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और तवीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की फानेंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। और फिर कौन हो गया, पहले दर्जी हुआ फिर बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्ते सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिद राजा के दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्ते महाराज, जान पड़ी, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए
भी किया है सरकार, धुनिये ने ज़मीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करते रहेंगे ऐसा उस धुनिये ने बोला। हमारे लिए अब तक तो जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दें, अभय दान दें तो बोलूं सरकार, धुनिये बोला कि आपने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई ऐसे। चलो चला दिया। राजा बोले, अब बताओ क्यों नहीं बनाया मेरे लिए ऐसी। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे दिया। अब वह बोलने लगे कि जो गौरैया ने काम करवाया है उसे उसने आधा हिस्सा हमें दिया, जिससे फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए उसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार धुनिये दंडवत किए जा रहा था। देख लें राजा, आँखें उंगली डालकर देख ली, इसके लिए पूरी मोल चुका बेकार की नहीं है। यह गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुरती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। ऐसा गौरैया बोलने लगी। राजा को वाकई अक बका गया था जब उसने ऐसा बोला। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती दिख, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पागी को कैसे पता चले कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत शक्ति लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लाजवाब बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अब राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। जब उसने चिड़िया ने बोला, सिपाही ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरी की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे। राजा सोच रहे हैं। क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली और वह सोचने लगा कि उसने अपने टोपी उसने कस करके पकड़ ली, कहीं ये चिड़िया उड़ा न ले जाए। तो ये संजय जी ने लिखा है, संजय जी ने यह पाठ। अब इसमें इस टोपी का पाठ का अर्थ है कि इसमें बता रहे हैं कि जो बड़े राजा लोग होते हैं, जो बुनकर, धुनिया, दर्जी, जिनसे गौरैया ने काम करवाया, तो उन्हें क्या कराया, उसमें आधा हिस्सा दिया उनको। गौरैया ने क्या दिया उनको, आधा हिस्सा दिया उन सब को। तो उन्होंने उसका काम मन लगा करके काम किया। अब जो ये राजा काम करवाता था, अपने वस्त्र कपड़े बनाता था, तो वो क्या करता था, उनको बहुत कम मजदूरी देता था, तो वह मन लगा करके क्या करते थे, काम नहीं किया करते थे। इसलिए राजा की ऐसी टोपी उन्होंने बनाई नहीं। और चिड़ी गौरैया की क्या बनाई थी, गौरैया ने आधा हिस्सा दे देती थी। जैसे 5 मीटर कपड़ा है तो 2.5 मीटर उनको दे दिया करती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कामदार को हमको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी अच्छा जो है उसको मजदूरी देनी चाहिए, है? तब वह क्या करेगा, वह अच्छा काम करेगा। अगर हम उसको क्या करेंगे, कम उसको खर्चा देंगे, कम उसको हम उसका खाली शोषण करते रहेंगे, तो क्या होगा, वह मन लगा करके कोई भी काम कारीगर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो गौरैया ने टोपी बनाई, तो वह क्या बनाई थी, उसने जितने लोगों के पास गई, धुनिये के पास गई, दर्जी के पास गई, बुनकर के पास गई, तो सब ने क्या किया, जो है मन लगा करके उसके टोपी को बनाया, उस अपना काम किया उसका, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कि कभी भी हम किसी से काम करवाते हैं तो उसको उसकी अच्छी मजदूरी देनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो भी कारीगर, वही कामदार क्या करेगा, मन लगा करके काम करेगा। यदि हम उसको खाली शोषण ही करते रहेंगे, उसको समय पे खर्चा नहीं देंगे, अच्छा उसको देंगे नहीं, तो वह क्या करेगा, वो उसका भी मन नहीं लगेगा। तो यहाँ इस टोपी पाठ में भी यही कहानी है कि यही इसका सार है कि क्या नहीं करना चाहिए हमें, हमें अपने मज़दूरों से
ऐसे काम शोषण ही नहीं करना चाहिए। अच्छे उनको उनका जो दिनचर्या है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें उसका उनका खर्चा देना चाहिए, उनकी दिहाड़ी देनी चाहिए। तो गौरैया ने क्या किया, उनको आधा दिया तो उसकी सबसे अच्छी टोपी बना दी थी। और राजा खाली शोषण ही करता था, अपने डरा धमका करके उनसे काम लिया करता था, तो वह अब केवल फॉर्मलिटी किया कर लेते थे, खाली कुछ इतना अच्छा नहीं बनाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे कोई भी काम हम करवाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह उनको अच्छा खुश रखना चाहिए उनको, ठीक, अच्छी तरह उनको अच्छा वेतन भी देना चाहिए, अच्छा खर्चा दे करके उनसे काम करवाना चाहिए। कोई डरा धमका करके काम नहीं करना चाहिए, तभी हमारा काम क्या होगा, सफल होगा।